हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं किसी भी नंबर का मैक्सिमम डिजिट कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो वो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से इंटीजर n। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी जो ऊपर हमने n डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर n, और उसके बाद एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ %d एड्रेस ऑफ n। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू 367 है, यानी कि इसमें से हमारा जो मैक्सिमम डिजिट है वो 7 है। अभी नंबर में से मैक्सिमम डिजिट फाइंड करने के लिए हमें नंबर के इंडिविजुअल डिजिट को सेपरेट करना पड़ेगा। अभी ये जो सेपरेशन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम 3 को चेक करेंगे और हमारे पास 67 रिमेन रहेगा। उसके बाद हम 6 को चेक करेंगे और हमारे पास 7 रिमेन रहेगा। और उसके बाद हम 7 को चेक करेंगे और हमारे पास कुछ भी यानी कि 0 रिमेन रहेगा। और सेकंड तरीका जो है उसमें हम 7 को चेक करेंगे और 36 हमारे पास रहेगा। उसके बाद 6 को चेक करेंगे और हमारे पास 3 रहेगा, और लास्ट में हम 3 को चेक करेंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। अभी फर्स्ट केस के बारे में हम देखें तो 367 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा, और 367 को हम 100 से मॉड्यूल करते हैं तो हमें 67 मिल जाएगा। सेकेंड इटरेशन में 67 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा, और 67 को हम 10 से मॉड्यूल करते हैं तो हमें 7 मिल जाएगा। और लास्ट केस में हम 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और 7 को 1 से मॉड्यूल करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। अभी सेकंड केस के बारे में हम देखें तो 367 को हम 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 7 मिल जाएगा, और 367 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 36 मिल जाएगा। सेकेंड इटरेशन में हम 36 को 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 3 मिल जाएगा, और 36 को हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 3 मिल जाएगा। और लास्ट में 6 को अगर हम 10 से मॉड्यूल करें तो हमें 6 मिल जाएगा, और 6 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 0 मिल जाएगा। अभी दोनों केस को हम ध्यान से देखें तो सेकेंड केस के अंदर हमें नंबर को 10 से ही मॉड्यूल करना है और 10 से ही डिवाइड करना है, और फर्स्ट केस में हमें नंबर को 100 से, उसके बाद 10 से और उसके बाद 1 से मॉड्यूल और डिवाइड करना है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो भी सेकंड केस है वो ज्यादा सुटेबल है। तो इसी वजह से हम सेकंड अप्रोच के ऊपर मूव होते हैं। अभी हम यहाँ पे देखें तो हमने 3 बार मॉड्यूल ऑपरेशन और 3 बार डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि यहाँ पे हमने रिपीटेशन वाला टास्क 3 बार परफॉर्म किया। और जब भी हम कोई रिपीटेशन वाला टास्क करते हैं तो उस टाइम हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लूप ले लेता हूं, व्हाइल लूप। अभी यहाँ पे हम एक कॉमन फॉर्मूला लिख देते हैं। तो हमने सबसे पहले n को 10 से मॉड्यूल किया और फिर n को 10 से डिवाइड किया। अब सेकेंड इटरेशन के बारे में हम सोचे तो हमारे पास सेकेंड इटरेशन में 36 वैल्यू है, लेकिन वो हमारा n नहीं है। यानी कि अगर हमें यहाँ पे भी n मॉड्यूल 10 लिखना हो तो हमें n की वैल्यू को प्रीवियस इटरेशन में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा 36 हमें मिला था फर्स्ट इटरेशन के अंदर, जो कि n/10 था, उसको अगर हम n बना दे तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारा काम इजी हो जाता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हम n मॉड्यूलो 10 लिखते हैं और उसके बाद फिर से n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 लिखते हैं। यानी कि जब सेकेंड इटरेशन में n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 एग्जीक्यूट होगा तब n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब लास्ट इटरेशन के बारे में हम देखें तो n मॉड्यूल 10 हम करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, और n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमें 0 मिल जाएगा। यानी कि जब तक हमारे n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती
तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब तक n की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। यानी कि वही चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अगर हमारी n की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। अभी जो हमने n मॉड्यूल 10 और n डिवाइड 10 लिखा है वो कोड यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हम मॉड्यूल वाले ऑपरेशन की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। लेट्स से r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10 और उसके बाद n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अभी जो भी r की वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमें मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अभी कोई भी नंबर हो तो उसमें मैक्सिमम डिजिट 9 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। यानी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं मैक्सिमम डिजिट यानी कि md और उसके अंदर हम 0 स्टोर कर देते हैं जो कि सबसे छोटा नंबर है। इसके अलावा हमने लूप के अंदर एक r नाम के वेरिएबल का भी यूज किया है तो वो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। अभी लूप के अंदर हम चेक करते हैं कि अगर हमें जो रिमाइंडर मिल रही है यानी कि हमारा जो डिजिट है वो उसकी कंपैरिजन हम मैक्सिमम डिजिट के साथ करते हैं। यानी कि हमारा जो भी रिमाइंडर है वो मैक्सिमम डिजिट से ज्यादा है तो हमें मैक्सिमम डिजिट को अपडेट करना है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी रिमाइंडर है वही हमारी मैक्सिमम डिजिट बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं md इज इक्वल्स टू r। यानी कि अब फर्स्ट केस के अंदर हम देखें तो हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 7 है और हमारे मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू 0 है। यानी कि हमारे रिमाइंडर की वैल्यू ज्यादा है तो हम मैक्सिमम डिजिट में रिमाइंडर की वैल्यू स्टोर कर देते हैं। यानी कि अब हमारी मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू 7 हो जाएगी। नेक्स्ट इटरेशन में हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 6 है, हमारे मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू 7 है। अभी इस केस में हमारा रिमाइंडर ज्यादा नहीं है यानी कि अभी तक हमारा मैक्सिमम डिजिट है वो 7 ही रहेगा। और लास्ट में रिमाइंडर की वैल्यू 3 है और मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू 7 है। यानी कि अभी भी हमारी रिमाइंडर की वैल्यू मैक्सिमम डिजिट से ज्यादा नहीं है तो इसी वजह से मैक्सिमम डिजिट में 7 ही रहेगा। तो उसी को लूप के बाहर प्रिंट करवा देता हूं और चेक करता हूं कि हमें वो आंसर मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि printf मैक्सिमम डिजिट इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और फिर md। अभी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 367 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे मैक्सिमम डिजिट इज इक्वल टू 7 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है और हमने इसका मैन्युअल कैलकुलेशन भी किया है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 765 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे मैक्सिमम डिजिट के तौर पे 7 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। लेकिन n इज इक्वल टू 765 के लिए हमने मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आप खुद उसका मैन्युअल कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर सकते हो कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक और बार हम प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू -876 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मैक्सिमम डिजिट इज इक्वल टू 0 मिल रहा है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने n की वैल्यू नेगेटिव इंसर्ट की है और इसी वजह से जब पहली बार हमारी लूप की कंडीशन चेक होगी उस वक्त ही कंडीशन गलत हो जाएगी और इसी वजह से हमें मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू 0 मिलेगी जो कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। यानी कि अगर लूप के अंदर जाने से पहले हम ऐसा चेक कर ले कि हमने जो नेगेटिव नंबर इंसर्ट किया है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे तो फिर हमारा काम इजी हो जाएगा। इसी वजह से मैं लूप के बाहर एक बार चेक कर लेता हूं कि हमने जो n की वैल्यू इंसर्ट की है वो 0 से छोटी है या नहीं। अगर वो 0 से छोटी है तो हमें उसको पॉजिटिव करना है। यानी कि हम ऐसा लिखते हैं कि n इज इक्वल्स टू -n। अभी n की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से हम -n करते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि अभी जो हमने n की वैल्यू -876 इंसर्ट की थी वो यहाँ पे +876 हो जाएगी और उसके बाद हमारा जो while लूप है उसका लॉजिक अप्रोप्रिएट इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो एक और बार प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं
उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू -876 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे मैक्सिमम डिजिट के तौर पे 8 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो कोड पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर में से मैक्सिमम डिजिट ढूंढ के हमें दे देगा। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।